वर्ल्ड कप गेम के पीछे एक बड़ा सा गेम चल रहा था और इस वर्ल्ड कप गेम के पीछे जो एक गेम चल रहा था उस गेम का खिलाड़ी पूरा गुजरात लॉबी था और इसका लीडर कोई और नहीं हमारे अमित शाह के बेटे जय शाह जी थे। जी हाँ, पूरा गुजरात लॉबी का ये वक्त चल रहा था कि उस स्टेडियम में इंडिया के जीत के बाद खिलाड़ियों का जय जयकार की जगह मोदी की जय जयकार हो। मोदी मोदी से गूंजे वो स्टेडियम। जिस स्टेडियम को हम सरदार पटेल से जानते थे उस स्टेडियम को अब हम माननीय नरेंद्र मोदी के नाम से जानते हैं। जी हाँ, एक बात पहले मैं बता देता हूँ कि सौरव गांगुली का एक स्टेटमेंट था कि हमारी टीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है, सबसे मजबूत टीम है और इसे हराना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन है। अगर आप स्टेटमेंट पे ध्यान देना, अगर पिच से छेड़छाड़ ना की गई तो। लेकिन हमारा गुजरात का लॉबी इतना पागल हो गया था इंडिया को जिताने के लिए कि उसमें साम दाम दंड भेद जो भी चीज़ अपनाना पड़े, जो भी हथगंडा अपनाना पड़े, चाहे वो चीटिंग करने से हो या पिच का बदलने से हो, चाहे कोई भी ऐसा काम करना हो तो कर दें, बस ट्रॉफी आनी चाहिए। लेकिन वो कहते हैं ना, कभी कभी तीर उल्टा पड़ जाता है और हमारे गांव में कहावत है कि जो ज़्यादा तेज़ बनता है उसका 4 जगह नुकसान होता है। वही काम हुआ कि सौरव गांगुली का स्टेटमेंट कि हमारी टीम सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है और इसे वर्ल्ड कप ट्रॉफी उठाने से कोई नहीं रोक सकता है, सिर्फ पिच से छेड़छाड़ ना की गई तो। आप देखते होंगे आईपीएल में हमारे विराट कोहली, केएल राहुल, रिंकू सिंह, गिल को देख लो, बहुत लंबा लंबा छक्का मारते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लैट पिच बनती है, बैटिंग पिच बनती है। लेकिन जो वर्ल्ड कप फाइनल जिस पिच पे खेला गया वो ड्राई नहीं, बहुत ज़्यादा ड्राई पिच बनाया गया और बॉलिंग पिच बनाया गया सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमारे बॉलर को बहुत ज़्यादा मदद मिले। और ये तो हो गया उल्टा। जब ज़्यादा चीटिंग करो तो पाप का घड़ा भर जाता है और एक दिन फूटना ही था। पिच से छेड़छाड़ की गई, होता क्या है कि ड्राई पिच बनाया गया, बॉलिंग पिच बनाई गई कि हमारे इंडियन बॉलर को फ़ायदा हो और बैट्समैन जो ऑस्ट्रेलिया वाले खेलने आए तो उन्हें दिक्कत हो। पहला उल्टा गेम शुरू हो जाता है टॉस से, क्योंकि आप बाकी पिच के साथ छेड़छाड़ कर सकते हो, टॉस के साथ क्यों? क्योंकि वो जब सिक्का उछलता है तो सिर्फ हमारा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड और पूरा दुनिया का नज़र रहता है वर्ल्ड कप फाइनल के टॉस में। आप उसके साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकते हो जहाँ पे हज़ारों हज़ार कैमरे लगे हुए हैं? इंडिया टॉस हारती है। आप देखे होंगे कि पावर प्ले में रोहित शर्मा अच्छे बैटिंग करते हैं, सिर्फ पावर प्ले में। लेकिन पावर प्ले जैसे ही ख़त्म होता है हमारा इंडियन बैट्समैन, चाहे वो विराट कोहली हो, केएल राहुल हो, गिल हो, अय्यर हो, कोई भी बैट्समैन हो, सब स्ट्रगल करते नज़र आते हैं क्योंकि वो पिच ही ऐसी बनाई गई थी, बॉलिंग पिच। अगर वही फ्लैट पिच बनाई जाती तो हमारे बॉलर को पिच की मदद देने की ज़रूरत नहीं थी। हमारे बॉलर इतने स्ट्रांग थे और इतने फॉर्म में थे कि वो किसी भी पिच पे विकेट निकालना और गिल्ली उड़ाना जानते थे। अरे यार, दर्द हो रहा है, दर्द होता है बचपन से। जब नो बॉल, वाइड और डेड बॉल का इशारा नहीं जानते थे, जब अंपायर पूरा हाथ उठा के 6 का इशारा करता था तब मुझे लगता था कि 10 रन होता है। जब दूध के दांत ना टूटे थे तब से क्रिकेट देख रहा हूँ। तकलीफ़ होती है कि हमने सिल्वर नहीं, हमने गोल्ड हारे हैं। जब इतने स्ट्रॉन्ग टीम होने के बाद भी हमारा टीम अगर ट्रॉफ़ी नहीं लाती है तो एक भारतीय होने के वजह से तकलीफ़ और दर्द होता है।
रोहित शर्मा के लिए भी बुरा लग रहा है कि शायद रोहित शर्मा का ये आखिरी वर्ल्ड कप हो सकता है। एक चीज़ और है, रोहित शर्मा पे एक चीज़ गलत चीज़ लग रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा मानते हैं कि उन्हें एक फेयरलेस क्रिकेटर का अवार्ड दिया गया है कि आप बहुत लीडर होके खेलते हो, आप लीडर भी बहुत अच्छे हो, आप अपने टीम को फ्रंट से लीड कर रहे थे। लेकिन आपका कहना था कि जब एक ओवर में 1-2 बाउंड्री आ जाए तो उसके बाद डिफेंसिव शॉट खेलना ज़्यादा बेटर होता है। उस लगातार 2 का 2 बॉल में छक्का और चौका, यानी 2 बॉल में बस 10 रन आ चुके थे और उस समय हमारा टीम का 10 का एवरेज चल रहा था। यानी कि अगर 10 का एवरेज चलता फिर भी 500 रन जाते, 500 नहीं तो फिर 300 कम से कम क्रॉस करते। और एक ऑलरेडी गिल का विकेट गिर चुका था, फिर इतना रिस्क क्यों लेना था। शायद जिस तरह से वो धोनी का रन आउट आज भी पूरे इंडियन फैंस के दिमाग में और जुबान में रहता है, शायद रोहित शर्मा जब आउट होकर और जब यह मैच का रिजल्ट आया, जब पवेलियन जा रहा था रोते हुए, तो शायद उस शॉट के बारे में ज़रूर सोचे होंगे रोहित शर्मा कि शायद थोड़ा कंट्रोल और कर लिए होते हैं। क्योंकि अगर रोहित शर्मा उस टाइम पे अगर खेलते रहता तो विराट कोहली को एक अलग कॉन्फिडेंस मिलता, क्योंकि इससे जस्ट 2 ओवर पहले 3 बॉल पे 3 चौका मार चुका था विराट कोहली। जब सामने में एक लीडर खड़ा हो टीम का और पता है कि यह विस्फोटक बल्लेबाज है, वो अच्छे से जानता है कि किस तरह से बॉल को बाउंड्री के पार कर दिया जाता है। जब वो सामने अगर 20 ओवर भी अगर खड़ा रहते रोहित शर्मा, तो विराट कोहली का एक अलग कॉन्फिडेंस झलकता, उसमें एक अलग खेलने की हिम्मत आती। लेकिन जब विकेट गिरता है तो दबाव बढ़ते जाता है, और यही दबाव केएल राहुल, आप इससे अंदाज़ा लगा लो कि 11 से 40 ओवर के बीच में सिर्फ 2 बाउंड्रीज आए, कि किस तरह का टेस्ट क्रिकेट चलने लगा। और उसके बाद जो गिल का तो विकेट गिरा, उसके बाद रोहित शर्मा के आउट होने के बाद अय्यर का भी विकेट गिर जाता है। तो उसके बाद जो टेस्ट क्रिकेट चलने लगा हमारे वनडे में, वो भी एक हार का वजह बना है। बहुत लोग केएल राहुल को दोष दे रहे हैं, चाहे वो कीपिंग करने में हो या बैटिंग में हो, यानी कि बहुत बॉल को डॉट करके और वो अपना रन को पूरा किए। लेकिन आप उस सिचुएशन में देखो कि अगर केएल राहुल उस समय आउट हो जाता तो आने वाले बैट्समैन कौन कौन थे? सूर्य कुमार यादव और जडेजा। उसके बाद आप सूर्य कुमार यादव के बैटिंग देखो, मतलब कि जिस तरह से वर्क कर रही थी ऑस्ट्रेलियन टीम, जिस तरह से ग्राउंड पे उतरी थी, कि हर एक बैट्समैन, इंडियन बैट्समैन के लिए एक डिफरेंट पोजीशन पे उसका फील्डर खड़ा था। रोहित शर्मा के लिए अलग स्ट्रैटेजी, विराट कोहली के लिए अलग स्ट्रैटेजी, सूर्य कुमार यादव के लिए अलग स्ट्रैटेजी, केएल राहुल के लिए अलग स्ट्रैटेजी, और उसके जो ऑस्ट्रेलियन फील्डर थे कम से कम 30 से 40 रन केवल फील्डिंग करके बचाए हैं और जान लगा दिए। उन्हें पता है कि किस तरह से चैम्पियन बना जाता है। शायद जो ऑस्ट्रेलियन टीम का कप्तान बदलते रहता है, लेकिन उनकी स्ट्रैटेजी चैम्पियन बनने की सेम होती है। शायद वो स्ट्रैटेजी हम लोगों को सीखनी चाहिए। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, आपका इंतज़ार रहेगा। जय हिंद, जय भारत।